हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। आज हम आईएसयूएल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद टू 5 ओम रजिस्टर, व्हाट विल बी द करंट इन दी सर्किट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास दो 5 ओम के रजिस्टर है और ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया। इसके साथ क्या कनेक्ट है, एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। तो अब हमें करंट निकालना है। अब क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो ये दोनों रजिस्टर आपके ऐड हो जाएंगे। 5 + 5 = 10 ओम। और सीरीज में करंट जो रहता है वो सेम रहता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। तो यहाँ से I निकल जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, V/R। वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो करंट कितना निकल के आएगा 1 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर 4 1 एम्पेयर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन व्हाट कंपोनेंट डज एन आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच कंट्रोल। A only phase, B only neutral, C phase and neutral and D only line। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ये आयरन क्लैड डबल पोल स्विच है ये क्या कंट्रोल करता है। ये फेस कंट्रोल करता है, या ये न्यूट्रल कंट्रोल करता है, या ये फेस और न्यूट्रल को कंट्रोल करता है, या केवल ये लाइन को कंट्रोल करता है। तो आयरन क्लैड डबल पोल स्विच बोथ फेस और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में वो फेस वायर को और न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 फेस एंड न्यूट्रल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू IS 1255 what is the minimum depth required for laying underground cable for road crossing। तो IS 1255 के अनुसार अंडरग्राउंड केबल की कितनी डेप्थ होनी चाहिए। तो IS 1255 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम डेप्थ होती है अंडरग्राउंड केबल की वो अराउंड 750 mm होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राउंडिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। A to increase electrical voltage, B to reduce electrical consumption, C to enhance signal strength and D to protect the human body from electric shock। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ग्राउंडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि ग्राउंडिंग क्या करता है, फॉल्ट करंट को सेफ पाथ प्रोवाइड करता है और वो फॉल्ट करंट कहाँ पे जाता है, वो ग्राउंड में जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर व्हाट आर द स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन फॉर द टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। A H1 and H2, B A1 and A2, C Y1 and Y2 and D X1 and X2। देखिए ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग कौन सी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग को क्या बोला जाता है, H1 H2, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या बोला जाता है, X1 और X2, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 X1 एंड X2। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्ट एज एन ओवरलोड प्रोटेक्टर। A फ्यूज, B सेमीकंडक्टर, C कंडक्टर एंड डी रजिस्टर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा कंपोनेंट ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम करता है। तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट होता है फ्यूज। जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो जो फ्यूज का वायर है वो मेल्ट हो जाएगा जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ करंट ऑपरेटेड ELCB हाउ मेनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर वाउंड ऑन अ टॉरॉयड रिंग मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ELCB में कितनी प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं और कितनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं, A 2 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी, B 2 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी, C 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी एंड D 1 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी। ELCB की फुल फॉर्म क्या होती है, ELCB को बोला जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये क्या डिटेक्ट करता है, ये ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। जब भी करंट में इम्बैलेंस आएगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उसको डिटेक्ट कर लेगा। और ELCB की जो टोराइड रिंग होती है जिसे हम टोराइड कोर भी बोलते हैं, ये हाई मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। फॉर एग्जांपल ये फेराइट का बना होगा, या आयरन का बना हो सकता है, या ये फिर स्टील का बना हो सकता है। और इसकी शेप कौन सी होती है, रिंग शेप होती है। अब इसमें दो प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं जो रिंग से पास करती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, 2 प्राइमरी वाइंडिंग। एक होती है फेस वाइंडिंग
और दूसरी होती है न्यूट्रल वाइंडिंग। ये वाइंडिंग टोरॉइड की प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इन दोनों वाइंडिंग में इक्वल करंट फ्लो करता है नॉर्मल कंडीशन में। अब नॉर्मल कंडीशन में करंट इम्बैलेंस हो जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में केवल एक वाइंडिंग होती है और ये वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इम्बैलेंस को डिटेक्ट करती है और ये वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से भी कनेक्ट रहती है। तो ईएलसीबी में प्राइमरी में 2 वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी में एक वाइंडिंग होती है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन which type of cable is recommended for wiring in area with a high risk of mechanical damage। तो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में हमें किस तरीके की वायरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए? ए फ्लेक्सिबल केबल, बी पीवीसी इंसुलेटेड केबल, सी कोएक्सियल केबल एंड डी आर्मर्ड केबल। देखिए जहाँ पे भी मैकेनिकल डैमेज होने का हाई रिस्क रहता है वहाँ पे हम आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर्मर्ड केबल के अंदर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है। इसके अंदर होता है मेटल शीट और मेटल शीट सबसे बेस्ट होती है किसी भी मैकेनिकल डैमेज को एब्जॉर्ब करने में। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, आर्मर्ड केबल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी पॉइंट्स इन इट्स सरफेस डज अ पाइप वाइज ग्रिप द वर्क। तो पाइप वाइज किसी भी सरफेस को कितने पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करता है? तो पाइप वाइज किसी भी सरफेस को या किसी भी वर्क पीस को 4 पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करता है। और पाइप वाइज किसको होल्ड करता है? ये राउंड या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ स्टे वायर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अर्थिंग। किस परिस्थिति में हम स्टे वायर को अर्थिंग से बाहर निकाल सकते हैं या हमें अर्थिंग की स्टे वायर में उस टाइम जरूरत नहीं होती है? ए, if an insulator has been placed at a height not less than 10 feet from the ground, B, if it is connected to a transformer, C, if it is painted, and D, if it is placed in a plastic casing। तो स्टे वायर को हम अर्थिंग से तब एक्सेम्प्ट कर सकते हैं जब इंसुलेटर की हाइट एटलीस्ट 10 फीट हो। ऐसा बोल सकते हैं जब इंसुलेटर की हाइट एटलीस्ट 10 फीट या 3 मीटर हो। कभी कभी क्वेश्चन मीटर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 10 फीट एक काफ़ी अच्छा डिस्टेंस होता है जिससे एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उस समय हमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एमसीबी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? ए, ओवरलोड occur due to short circuit। B, when external short circuit occur, overload occur in faulty device। C, short circuit is an instantaneous current surge while overload occur gradually। And D, overload cause excessive heating while short circuit cause arcing। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में एक ही मेन डिफरेंस होता है, ओवरलोड अचानक से होता है, अचानक से करंट सर्ज होता है या करंट की वैल्यू अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ओवरलोड के कंडीशन में क्या होगा? करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है, करंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जब हम सर्किट पे लोड बढ़ाते रहते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ये कंडीशन हो गई ओवरलोड की। लेकिन शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में क्या होता है? करंट की वैल्यू अचानक से एकदम बढ़ जाती है। So option number 3, short circuit is an instantaneous current surge while overload occur gradually, इसका right option होगा। Question number 12 है, what is the required voltage for butt welding। butt welding का required voltage क्या होता है? butt welding एक resistance type welding होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेल्डिंग किन किन प्रकार की होती है। हमें इसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन हमें करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसमें जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो अराउंड 2 to 8 वोल्ट होती है और जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो 100 एम से भी ज़्यादा हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 3, 2 to 8 वोल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 3 करंट्स 2 ampere, 4 ampere and 6 ampere are entering a junction, what is the total current leaving the junction to satisfy KCL। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो कितना करंट अभी एंटर कर रहा है? 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर और 6 एम्पेयर, यानी कि टोटल 12 एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है। तो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा? 12 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर 4, 12 एम्पेयर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
विच लॉ डज द इक्वेशन समीशन आई आर प्लस समीशन ई एम एफ इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट? ए ओम्स लॉ, बी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सी किरचॉफ करंट लॉ एंड डी मैश एनालिसिस इक्वेशन। तो समीशन आई आर ये क्या है? ये वोल्टेज ड्रॉप है। और समीशन ई एम एफ, फॉर एग्जाम्पल ये वोल्टेज मान लेते हैं, इन दोनों का सम 0 होता है। ये कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करता है? तो आपने देखा होगा एक सर्किट जिसमें वोल्टेज सोर्स होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं और इन सब का सम कितना होता है? 0 होता है। ये किस में होता है? यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये हमारा ईएमएफ हो गया, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये कौन सा लॉ डिफाइन करता है? ये केवीएल डिफाइन करता है, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को डिफाइन करता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बताता है कि जो भी अलजेब्रिक सम होगा किसी भी क्लोज्ड लूप का, ये वाला लूप कैसा है? क्लोज्ड लूप है, वो कितना होगा? वो 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स मटेरियल इज एम्प्लॉयड टू सोल्डर कॉपर ब्रास एंड टिन प्लेट्स एंड इट इज एक्सट्रीमली कोरसिव? तो कौन से फ्लक्स मटेरियल से हम कॉपर ब्रास और टिन प्लेट को सोल्डर करते हैं? ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी मरकरी क्लोराइड एंड डी पोटेशियम परऑक्साइड। तो जिंक क्लोराइड की मदद से हम कॉपर ब्रास एंड टिन प्लेट्स को सोल्डर करते हैं और ये काफी ज्यादा कोरेसिव मटेरियल होता है, जिसकी वजह से सरफेस इजीली क्लीन हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 जिंक क्लोराइड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई आर पीवीसी कंडक्टर्स पॉपुलर? ए दे आर रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड केमिकल, बी दे आर हैवी, सी दे आर एक्सपेंसिव एंड डी दे आर कंडक्टिव। देखिए पीवीसी कंडक्ट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये मॉइस्चर को आने नहीं देते हैं, या ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं और ये केमिकल रेजिस्टेंस भी होते हैं, तो इसी वजह से काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, What is the main difference between soldering and brazing regarding how hot the base metal gets? देखिए सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का हमें डिफरेंस बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ए बोथ सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग आर डन एट रूम टेम्परेचर, बी इन सोल्डरिंग the base metal is heated until it's melt and in brazing the base metal stay cool, c both soldering and brazing heat the base metal until it's melt and d in soldering the base metal stay cool while in brazing the base metal get very hot। देखिए सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में एक मेन डिफरेंस होता है, वो होता है टेम्परेचर का। हमेशा याद रखना सोल्डरिंग में लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है और ब्रेजिंग में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ये डिफरेंस होता है। अब क्योंकि सोल्डरिंग में लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो सोल्डरिंग का बेस मेटल होता है वो कूल रहता है, लेकिन ब्रेजिंग में जो बेस मेटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है या किसी टाइम तो मेल्ट भी हो जाता है। और जो सोल्डरिंग का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वहीं ब्रेजिंग का जो टेम्परेचर होगा वो अबव 450 डिग्री होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट काइंड ऑफ अश्योरेंस डू इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड विद द रिस्पेक्ट टू सेफ्टी? ए अश्योरेंस ऑफ हाई प्रोडक्ट वैरायटी, बी अश्योरेंस ऑफ लो कॉस्ट, सी अश्योरेंस ऑफ फास्ट डिलीवरी टाइम एंड डी अश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इंडियन स्टैंडर्ड सेफ्टी के रिलेटेड क्या प्रोवाइड करता है कि हमें अश्योर करता है कि आपकी लाइफ हैजार्ड से सेफ हो और प्रॉपर्टी को भी कोई भी डैमेज ना हो। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ फिलर रोड फॉर वेल्डिंग अ मेटल सरफेस? तो कौन सा फैक्टर हम कंसीडर नहीं करते हैं जब हम फिलर रोड की मदद से वेल्डिंग सरफेस को वेल्ड करते हैं? ए द टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन, बी वेल्डिंग पोजीशन, सी द टाइप ऑफ कंपोजिशन ऑफ बेस मेटल एंड डी द बेस मेटल हार्डनेस। देखिए मेटल सरफेस को वेल्ड करते समय हम कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, वो होता है द टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन। इसमें कौन कौन से फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? वेल्डिंग पोजीशन, क्या हम फ्लैट वेल्डिंग कर रहे हैं, वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हैं, ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है बेस मेटल का कंपोजिशन। अगर बेस मेटल हमें कंपोजिशन नहीं पता होगा तो हम प्रॉपर फिलर रोड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरा बेस मेटल हार्डनेस, बेस मेटल हार्डनेस से भी फिलर रोड की प्रॉपर्टीज पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब एज प्रिपरेशन डायरेक्टली फिलर रोड को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। सो ऑप्शन नंबर 1 द टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द टाइप ऑफ लोड
when selecting a fuse wire. A. To reduce the overall cost of the wiring system. B. To ensure that the wire can handle the load current and avoid false tripping. C. To increase the length of the wire. And D. To ensure that the color of the wire matches the load. देखिए, किसी भी फ्यूज वायर में हम लोड को कंसीडर इसलिए करते हैं, यहाँ लोड को इसलिए कंसीडर करा जाता है ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि फ्यूज बेवजह ट्रिप ना हो, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग ही हम फ्यूज को सेलेक्ट करते हैं। अगर लोड ज्यादा है और हमने फ्यूज कम एम्पेयर का ले लिया तो फ्यूज बार बार ट्रिप करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑन अ ट्रांसफॉर्मर? ए. लो वोल्टेज AC टेस्टिंग, बी. हाई वोल्टेज DC टेस्टिंग, सी. पावर फैक्टर टेस्टिंग एंड डी. मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट। देखिए, किसी का भी अगर हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना हो, वो चाहे ट्रांसफॉर्मर भी हो सकता है, वो हमारी नॉर्मल वायरिंग भी हो सकती है, उसमें हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज DC टेस्टिंग का, क्योंकि हाई वोल्टेज DC टेस्टिंग से हमें ये पता लग जाता है कि इंसुलेशन में कोई ब्रेकडाउन नहीं है। ये हम मेगर की मदद से भी करते हैं, क्योंकि मेगर में भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 हाई वोल्टेज DC टेस्टिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ व्हाट साइन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वोल्टेज राइज व्हेन मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी? तो जब वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है तो हमें कौन से साइन का इस्तेमाल करना चाहिए? ए. 0, बी. नेगेटिव, सी. पॉजिटिव एंड डी. इट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑन द सर्किट। जब वोल्टेज ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जब वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं? पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन अ पैरेलल सर्किट विथ 2 resistors the total resistance is given as 5 ohm if one resistor is 10 ohm what is the value of the second resistor? देखिए, यहाँ पे हमें 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 एंड R2। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। फॉर एग्जांपल, हमें R1 की वैल्यू पता है कितनी है? 5 ओम है। R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन हमें टोटल रेजिस्टेंस भी पता है। कितना आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस? सॉरी, यहाँ पे R1 कितना है? 10 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला पता है आपको, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10। एक रेजिस्टेंस हमें पता है, एक रेजिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता, तो 1/R2 इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/5। ऐसे हम ले लेंगे 10, 1 माइनस 2 माइनस 1/10। तो R2 कितना निकल के आएगा? 10 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 10 ओम इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टाइप ऑफ MCB इज मोर सुटेबल फॉर प्रोटेक्टिंग सर्किट दैट सप्लाई इंडक्टिव लोड सच एज मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर? तो इंडक्टिव लोड के लिए कौन सी MCB सबसे ज्यादा सुटेबल रहती है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं टाइप D MCB, बी टाइप C MCB, सी टाइप A MCB एंड डी टाइप B MCB। तो इंडक्टिव लोड के लिए टाइप D MCB सबसे ज्यादा सुटेबल रहती है। ये काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट करंट को हैंडल कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज कैलकुलेटेड बाय किरचॉफ लॉ? तो किरचॉफ लॉ से हम क्या क्या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए कंडक्टेंस, बी वोल्टेज, सी परमीनेंस एंड डी कैपेसिटेंस। तो किरचॉफ लॉ से हम वोल्टेज के पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। और किरचॉफ लॉ से हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज और करंट किरचॉफ लॉ से कैलकुलेट करे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द एंटायर पावर सिस्टम फ्रॉम माल फंक्शनिंग ड्यू टू अ फॉल्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए ग्राउंडिंग, बी वेल्डिंग, सी अर्थिंग एंड डी सोल्डरिंग। अगर हमें पूरे पावर सिस्टम को या पूरे पावर सिस्टम के इक्विपमेंट को फॉल्ट से बचाना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अर्थिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ग्राउंड करने की प्रोसेस होती है, ताकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किसी भी फॉल्ट करंट से सेफ रह सके। सो ऑप्शन नंबर 3 अर्थिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, an MCB with 6 kA short circuit breaking capacity is used in an electrical circuit. In the context of the application, what does the 6 kA rating indicate?
तो एक एमसीबी की 6 किलो एम्पेयर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है। तो हमें बताना है 6 किलो एम्पेयर क्या इंडिकेट कर रहा है। A, the maximum current that the MCB can interrupt without being damaged. A, the maximum current that can flow through the MCB without tripping. The maximum current at which the MCB can trip without damaging the installation. And D, the maximum surge current that the MCB can withstand. देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछा गया था अब क्वेश्चन में, यहाँ पे ब्रेकिंग कैपेसिटी भी है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या बताता है, ये वो मैक्सिमम करंट बताता है जो एमसीबी बिना डैमेज के इंटरप्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1, द मैक्सिमम करंट दैट द एमसीबी कैन इंटरप्ट विदाउट डैमेज, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द फॉर्मूला R equals to PSC upon I square SC ohms is obtained from which type of test in a transformer? A, open circuit test, B, load test, C, short circuit test and D, insulation resistance test। तो जो ये वाला फॉर्मूला है ये कौन से टेस्ट को दर्शाता है? अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे लिखा है PSC। SC का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो यहीं से आपको ऑप्शंस में आंसर पता लग जाना चाहिए था। यहाँ पे REH क्या दर्शा रहा है? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। PSC शॉर्ट सर्किट पावर लॉस और I स्क्वायर SC शॉर्ट सर्किट करंट को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ वायरिंग इज कॉमनली यूज्ड टू अचीव अ नीट अपीयरेंस एंड प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू केबल। तो कौन सी वायरिंग में हमें एक क्लीन अपीयरेंस मिलती है और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन से भी बचाती है? ए, PVC केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, B, CTS TRS बैटन वायरिंग, C, क्लिट वायरिंग एंड D, मेटल PVC कंडक्ट वायरिंग। मेटल PVC कंडक्ट वायरिंग की जो अपीयरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा नीट होती है और ये मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है। सो ऑप्शन नंबर 4, मेटल PVC कंडक्ट वायरिंग, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन वेल्डिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट अ फिलर मेटल सुइटेबल फॉर ए स्पेसिफिक बेस मेटल एंड व्हाट इज अ की पॉइंट इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। तो फिलर मेटल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये हमें बताना है। तो किसी भी बेस मेटल में जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो फिलर मेटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें क्या इंश्योर करना पड़ता है? तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि जो फिलर मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट या तो सेम होना चाहिए या हाई होना चाहिए बेस मेटल से, क्योंकि इससे फ्यूजन स्ट्रेंथ अच्छी बनती है और ज्वाइनिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी बनती है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एन आयरन क्लैड ट्रिपल पोल ICTP मेन स्विच। तो ICTP मेन स्विच का हमें दूसरा नाम बताना है। तो ICTP मेन स्विच का दूसरा नाम होता है TPIC स्विच, जिसे बोला जाता है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एज पर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 रूल 61 स्टेट्स कनेक्शन विद अर्थ, व्हाट इज द पीरियड टू स्टोर द रिकॉर्डेड अर्थ टेस्ट बाय द सप्लायर। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो 61 रूल है, रूल नंबर 61, उसमें हमें ये बताना है कि अर्थ टेस्टिंग का रिकॉर्डेड डेटा कितने डेज तक वैलिड रहता है। तो जो अर्थ टेस्ट का रिकॉर्डेड डेटा होता है यहाँ में अर्थ टेस्टिंग एटलीस्ट हर 2 साल में करनी चाहिए। यहाँ 24 मंथ्स, 2 साल से ज़्यादा का रिकॉर्डेड डेटा होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। और अर्थ टेस्टिंग हमें करनी कब चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ टेस्टिंग को हमें ड्राई सीजन में करना चाहिए या किसी ड्राई डे पे करना चाहिए, ताकि जो सॉइल की रेजिस्टिविटी हो वो हाई हो, जिससे हम अर्थ रेजिस्टेंस की मेजरमेंट को एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4, नॉट लेस देन 24 मंथ, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट डज ओम्स लॉ इम्प्लाई। ओम्स लॉ क्या बताता है? तो ओम्स लॉ 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। ये एक लीनियर रिलेशन होता है, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। सो द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, according to Indian National Electricity Code, what is the minimum depth at which high voltage underground cable should be installed to ensure protection from mechanical damage? तो हमें हाई वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल की मिनिमम डेप्थ बतानी है और वो होती है 1.5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेस्ड ऑन दी वोल्टेज क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर अंडरग्राउंड केबल? ए, मीडियम टेंशन केबल, बी, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, सी, लो टेंशन केबल एंड डी, हाई टेंशन केबल। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अंडरग्राउंड केबल के सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो अंडरग्राउंड केबल की 5 कैटेगरी होती है।
पहली होती है लो टेंशन केबल, दूसरी होती है हाई टेंशन केबल, तीसरी होती है सुपर टेंशन केबल, चौथी होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल और पांचवी होती है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल की जो वोल्टेज रेंज होगी 1.1 केवी, हाई टेंशन की 11 केवी, सुपर हाई टेंशन की अप टू 33 केवी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन की अप टू 66 केवी और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल की 132 केवी प्लस होती है। तो ये इनकी वोल्टेज रेंज हो गई। तो इसमें कौन सा नहीं आता है? इसमें मीडियम टेंशन केबल नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।